नमस्कार, कशिश न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमें सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। गिरफ्तार संदिग्धों की एनआईए कोर्ट में पेशी हुई है। इमरान और नासिर को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए हैं ये दोनों संदिग्ध आतंकी दरभंगा ब्लास्ट के आरोपी हैं। ये दोनों इमरान और नासिर, जिन्हें हैदराबाद से कल गिरफ्तार किया गया था और आज एनआईए कोर्ट में इनकी पेशी हुई है। पटना लाया गया था इन लोगों को और एटीएस कार्यालय में रखा गया था, जिसके बाद यहाँ कोर्ट में इनकी पेशी हुई है। और हैदराबाद से ये दोनों गिरफ्तार किए गए थे। कड़ी सुरक्षा के बीच इन दोनों को रखा गया था और सिविल कोर्ट में इनकी जब पेशी हुई, एनआईए की विशेष अदालत में इनकी पेशी हुई, जहां पर पूरे कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। डॉग स्क्वाड की टीम और तमाम सुरक्षा एहतियात के बीच इनको यहाँ लाया गया। कोर्ट में इनकी पेशी हुई है। तो गिरफ्तार संदिग्ध एनआईए की कोर्ट में पेशी इनकी हुई है। इमरान और नासिर को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। हैदराबाद से कल इन्हें गिरफ्तार किया गया था। दरभंगा सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस के पार्सल बोगी ब्लास्ट मामले में ये आरोपी हैं, जिसके बाद एनआईए ने जांच का दायरा आगे बढ़ाते हुए इन्हें हैदराबाद से गिरफ्तार किया और इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद इन्हें पटना लाया गया और विशेष एनआईए कोर्ट में इनकी आज पेशी हुई है। और हमारे संवाददाता मरगूब आलम फोन लाइन पे इस वक्त जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी के साथ उनसे बात करेंगे। मरगूब, एनआईए कोर्ट में इनकी पेशी हुई है और क्या कुछ आज कहा गया, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, दो महत्वपूर्ण अपडेट है जो पहले से लगातार कशिश में चला रहा है। पहला अपडेट ये है कि 10 दिनों की ट्रांजिट रिमांड मांगी गई है एनआईए कोर्ट से एनआईए की टीम की कई महत्वपूर्ण जगह लेकर के जाना है और पूछताछ करनी है और ये लंबा पूछताछ चलेगा, क्योंकि आपको पता है अनिल जी, कल इनके घर से कुछ डिवाइस मिले, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो एनआईए की टीम ने एक आवेदन दिया है अभी कि उसमें कुछ आईपीसी की आईटी के तहत जो धाराएं हैं भारत सरकार की, उसको जोड़ा जाए। क्योंकि रूल ये है कि अगर एक बार एफआईआर हो जाने के बाद एफआईआर कोर्ट में जमा हो जाएगा और कोर्ट का जुरिडिक्शन है, तो उसमें आप एफआईआर में कोई किसी भी तरह का धारा नहीं जोड़ सकते बिना कोर्ट के आदेश के। तो ये धारा जोड़ने के लिए दिया गया। दोनों पर फैसला माननीय न्यायालय का बस आने वाला है और 10 दिनों का ट्रांजिट रिमांड मांगा गया है। तो फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन दोनों का फैसला बस बहुत ही कम समय है, दोनों का फैसला आ जाएगा माननीय न्यायालय का आदेश पर। लेकिन न्यायालय ने एनआईए ने 10 दिन का ट्रांजिट रिमांड मांगा है। एनआईए ने अपने आवेदन में कहा है कि शामली, लखनऊ और सिकंदराबाद, इन 3 स्थानों पर ले जाना बहुत जरूरी है, पूछताछ करनी इनसे लंबी जरूरी है और इसी आधार पर 10 दिनों का ट्रांजिट रिमांड मांगा गया। फिलहाल बस अब जो थोड़ी देर में फैसला आएगा और माननीय न्यायालय इस पूरे मामले दोनों मामले पर फैसला सुनाएगा कि आईटी की कौन कौन सी धारा जोड़ने का आदेश होगा और कितने दिनों का एनआईए कोर्ट ट्रांजिट रिमांड पर देगी और जो ट्रांजिट रिमांड होगा उसकी ट्रांजिट रिमांड के हिसाब से एनआईए फिर आगे कार्रवाई करेगी। क्योंकि एनआईए ने कहा है कि जांच का दायरा बढ़ाना होगा, मामला बहुत संगीन है, इसलिए निश्चित तौर पर 10 दिनों का रिमांड मांगा गया है। इस पर फैसला माननीय न्यायालय को करना है। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो बना रखा। आगे भी आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। तो मरगूब आलम हमारे संवाददाता बता रहे थे कि इनकी पेशी हो गई है और 10 दिनों की ट्रांजिट रिमांड मांगी है। अब देखना होगा कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है। फिलहाल अगली खबर का रुख करेंगे। बगहा में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। ये तस्वीर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 23 की है, जहां दर्जनों घर जलमग्न हो गए हैं, जिसके कारण कई लोग घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। लोगों ने सरकारी स्कूल को ही अपना घर बना लिया है। लोगों ने नगर परिषद से पानी निकासी की गुहार लगाई है। और यहाँ पानी, हम लोग को पानी जब भी बारिश हो रहा है, बारिश का पानी का जमा हो जा रहा है और उससे मच्छर और अनेकों तरह की बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। हमसे आज तक इसका कोई समाधान नहीं है। पानी हमेशा घर में लगा रह रहा है। दो बार दिया गया नगर, दो बार दिया गया आवेदन, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हुआ। क्या मांग है आपकी? और यही कि हमारा नाली का निकास हो, पानी बह जाए। बगहा में पहाड़ी नदियों ने बर्बादी की नई कहानी लिखकर सैकड़ों परिवारों से उनका सब कुछ छीन लिया है। कल तक का खुशहाल जीवन जीने वाले लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं। जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद चल रही है। सरकारी मुलाची में एक नजर देखने तक नहीं आए। ग्रामीणों की जिंदगी एक एक पल भगवान भरोसे कट रही है। बाढ़ की वजह से रामनगर प्रखंड के 3 पंचायत बगही, सखवानी और
मंच नगवा की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, इससे इनका मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। गांव की होनहार बिटिया पन्ना बीमार हो गई, गांव में इलाज नहीं मिला, फिर ग्रामीणों ने चारपाई को स्ट्रेचर बनाया, नदी के बांध पर कुदाल चलाकर समतल बनाया, फिर इलाज के लिए डॉक्टर के यहां पहुंचाया गया। ये सिर्फ पन्ना की कहानी नहीं है, बल्कि एक 13 साल की लड़की को दवा कराने के लिए चारपाई के सहारे नदी को पार कराया गया और हर पल कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है जो आज़ादी के बाद हुए विकास की तस्वीर बयां कर रही है। ये 10 साल पहले ये सड़क बनी थी जिसपे 2 किलोमीटर का पुल बना, पुल का पक्की निर्माण किया गया था। हर साल बरसात में दर्जनों जगह इस रास्ते में गड्ढे पड़ जाते हैं और इस पे मिट्टीकरण डालकर इसका मरम्मत करवाकर सुचारू रूप से इस रोड को चालू कराया जाता है। लेकिन कल की जो बारिश हुई है उस बारिश के कारण पूरे तरीके से ये रोड 2 भागों में टूट चुका है। समस्तीपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के ज्यादातर मोहल्लों में जल भराव की स्थिति हो गई है। पिछले 10 दिनों से लोग इस त्रासदी को झेलने को मजबूर हैं। सड़क से लेकर लोगों के घरों में पानी घुसा है। वहीं जिले के मुख्य मार्ग दरभंगा पटना मोहनपुर रोड के दोनों सड़कों के किनारे बने करोड़ों रुपए की लागत से बने नाले की उड़ाई करने के लिए नाले को तोड़कर सड़क के मुख्य मार्ग पर रख दिया गया, जिससे वहां के लोगों को खासी परेशानी हो रही है। आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि नाले निर्माण वर्षों पूर्व किया गया था, लेकिन इस कारण रुपए की लागत से बने नाले की अब तक न कोई उड़ाही की गई है और नाले का निर्माण किया गया, जिस वजह से पूरा नाला जाम है। रुपया लागत से नाली को बनाया गया। नाली को कभी सफाई वफाई भी नहीं किया जाता है। नाली का जो कचरा होता है उसको रोड पर निकाल दिया जाता है, फिर उसको उठाया नहीं जाता है। जिला प्रशासन बार बार आग्रह करने के बाद भी जिला प्रशासन कान में रुई देकर पड़ी रहती है। और ये जो समस्या है वो समय से पहले नाली को साफ नहीं कराया जाता है। जब बारिश होती है, जब घर में जल जमाव की समस्या आती है, सब सरकार के जब जिला प्रशासन की नींद टूटती है। खबर बेतिया मंडल क्षेत्र से है, जहां बारिश के बाद बेतिया शहर एक बार फिर झील में तब्दील हो गया है। कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति हो गई है। जल जमाव के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। तो वहीं मिर्जा टोला के कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। साथ ही छावनी से देवरी जाने वाली मुख्य सड़क पर भी पानी चढ़ गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। भैया देखते बानी कि बेतिया के नगर परिषद मर गई बा, नगर निगम भी बढ़ बा, बेतिया में डिप्टी सीएम भी बाड़ी, बेतिया में प्रदेश के अध्यक्ष भी बने, केंद्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, उनकर जमीनों बगल में बा, सब चीज बा। लेकिन यहाँ के लोग त्राहिमाम बा भाई, पूरा परेशान बा। आज 1 महीना भइल जल जमाव खत्म नहीं हो पर देखी है कितना पानी हमें लागल बा। बहुत पहले से है और मतलब मेरे को नहीं लगता है कि अभी भी कोई भी सरकार इस पर ध्यान देगी, आने वाले भी। मुजफ्फरपुर में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। नदियां उफान पर आ गई है। बागमती के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने लगी है। बागमती का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिस कारण अब कटरा में कई पंचायतों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाला संपर्क टूट गया है। वहीं पानी तेजी से कई इलाकों में फैल रहा है, जिस कारण लोग बाढ़ की आशंका से भयभीत हैं। वहीं सब्जी की फसल को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी भर जाने की वजह से अब वो ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर हैं। समस्या यही है कि जब भी आते हैं यहाँ पे बार बार पानी रहता है, जाने आने में दिक्कत होता है। यहाँ नहीं एनडीआरएफ की टीम है, न नाव है, चिपा पुल है, बार बार आते हैं बंद रहता है, कुछ कोई ध्यान नहीं देता है इसका। मधुबनी जिले में नेपाल से बहने वाली कोसी भुतही नदी फिलहाल शांत है। नेपाल से इन नदियों में पानी नहीं छोड़ा गया है, फिर भी कमला सहित अधवारा समूह की दौंस, जीवच, बचराचा, खिरोई सहित अन्य नदियों में लगातार हो रही बारिश के कारण जलस्तर में भारी वृद्धि हो रही है, जिस कारण कई ग्रामीण इलाकों में बारिश का पानी हजारों घरों में घुस जाने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नरकटियागंज में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ी नदियां समेत छोटे बड़े नदी नाले भी अपना रौद्र रूप धारण कर लिए हैं, जिससे कई गांवों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। तो कई प्रखंडों से जिला मुख्यालय का संपर्क भी टूटा है। इस कड़ी में नरकटियागंज प्रखंड के बनवरिया पंचायत के चतुर्भुजपा गांव से प्रखंड मुख्यालय का संपर्क टूट गया है।
उधर मोतिहारी में लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल है। तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। दुकानें बंद पड़ी हैं और रोजमर्रा के जरूरतों के सामानों के लिए लोग सड़क पर निकल रहे हैं, लेकिन पानी में ही गिर जा रहे हैं। कई मोहल्लों में पानी घुस गया है और लोग पानी से घिरे हुए हैं। शहर के सबसे पॉश इलाका है, ये रेलवे स्टेशन के बगल में है। अभी छोटा सा बारिश हुई है, अभी स्टार्टिंग है, तो इतना जल जमाव है। और जब बारिश होगा तब क्या होगा। घर पूरा पानी में डूबा हुआ है और सड़क का स्थिति देख रहे हैं। इसमें आने जाने वाले लोगों का जो कठिनाई है तो है। यहाँ नाला है, आरसीडी के द्वारा बनाया हुआ नाला है। पिछले साल ही नाला बना और एक नाला अभी बना है, लेकिन सब नाले का आपस में ना कोई कनेक्टिविटी है और ना उसका एग्जिस्टेंस कहाँ पर है, इसका कोई माई बाप। लॉकडाउन खत्म होने के बाद बारिश महोदय का आगमन हुआ है। अब देखिए आप इधर देख सकते हैं मेरे दाहिने साइड में। इसी के साथ यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी आप बने रहे हमारे साथ। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां जिले के सुरैया थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर छपरा मुख्य मार्ग पर स्थित सहदानी गांव में एक अनियंत्रित ट्रक का घर में जा घुसा, जिससे घर में मौजूद बच्चे और युवकों सहित कुल 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हैं। साथ ही आधा दर्जन के आसपास घर के बाहर बांधे गए बकरियों को भी कुचलने से उनकी मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई, जिसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर दलबल के साथ सुरैया बीडीओ, एसडीपीओ और थानाध्यक्ष पहुंचे। ट्रक के नीचे दबे बच्चों के डेड बॉडी को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए स्थानीय लोगों की मदद ली। हालांकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। देश में पेट्रोलियम पदार्थ के कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ खगड़िया में कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संयुक्त रूप से पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीति के कारण पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमत में लगातार हो रही वृद्धि से महंगाई बढ़ गई है, जिससे आम लोग परेशान हैं। ये पूरे जिला में प्रखंड स्तर पर ये आंदोलन कर रही है कि महंगाई कम हो, लेकिन सरकार के इस पर कोई ध्यान नहीं है और प्रत्येक दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। जो 14.2 kg गैस है, जो घरेलू उपभोग में गैस लाया जाता है, उस पर 25 रुपया इसने बढ़ा दिया। जो ये घरेलू गैस के उपयोग करने वाले जो गृहिणी हैं, घर वाले हैं, उन पर बहुत बड़ा महंगाई का बोझ पड़ा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी मांग करती है केंद्र सरकार से कि आप इस मूल्य वृद्धि पर अविलंब रोक लगाएं। खबर सिवान से, जहां उत्तर प्रदेश के उरई गांव के निवासी रामू को पेट्रोल छिड़ककर जलाकर मारने की कोशिश की गई। घटना एमएच नगर थाना क्षेत्र के कन्हौली की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक अपनी प्रेमिका के यहाँ आया था, पर कुछ बात होगी जिसकी वजह से प्रेमिका के घर के लोगों ने इसे पेट्रोल छिड़ककर जला दिया। इधर पुलिस कुछ ऐसा ही स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंचकर युवक को सबसे पहले कब्जे में लेकर सिवान सदर अस्पताल में इलाज कराने के लिए भेजा। वहीं पुलिस प्रेमिका के घर लोगों को पकड़ने के लिए पहुंची तो सभी लोग घर छोड़कर फरार हो गए। हालांकि अब ये जांच का विषय है कि युवक को क्यों मारने की कोशिश हो रही थी। पुलिस अब हर बिंदु पर जांच करने में जुटी है। सरसा पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है, जहां जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र की कचरा गांव वार्ड नंबर 11 स्थित एक घर से एक अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। सरसा पुलिस अधीक्षक लेपी सिंह ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सौर बाजार थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कचरा गांव निवासी राम नारायण शाह के पुत्र अमित शाह के घर में अवैध हथियार के साथ प्रतिबंधित कफ सिरप रखा हुआ है। जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर सौर बाजार थाना अध्यक्ष महेश कुमार रजक ने घर में छापेमारी कर रमेश शाह के घर से एक देसी कट्टा, 2 मास्केट, 3 कारतूस के साथ 2 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है। व्यक्ति जो कि कचरा ग्राम का है, वो शराब और कॉरेक्स का धंधा कर रहा है। थानाध्यक्ष सौर बाजार के द्वारा वहाँ पे जो रेड की गई तो वहाँ से मौके पर अमित शाह को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 2 देसी मस्केट, 1 देसी पिस्टल, 3 गोलियां और करीब 2 लीटर कॉरेक्स बरामद।
सीतामढ़ी के 6 अस्पतालों को केवल 2 चिकित्सकों के सहारे संचालित किया जा रहा है। वहीं सभी अस्पताल चिकित्सक और कर्मी की कमी की वजह से बंद पड़े हैं। अतिक्रमणकारियों के कारण मरीजों के लिए कोई जरूरी सुविधा उपलब्ध नहीं है। दरअसल इन अस्पतालों के रखरखाव के लिए प्रतिवर्ष सरकारी फंड आवंटित किए जाते हैं, लेकिन मेंटेनेंस के लिए सामग्री और दवा की खरीदारी केवल कागजों पर ही की जाती है। इस कारण मरीजों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। 4 साल से हम देख रहे हैं कि इसको बराबर बंद है, न कोई डॉक्टर आते हैं, न कोई कंपाउंडर आते हैं, न दवा उपलब्ध है। मरीज आता है और लौट जाता है। साफ सफाई वगैरह है सर? बस पूरा एकदम फोटो खींच लीजिए, पूरे में कूड़ा से या कादों से भरा हुआ है। 2008 में सभी साहब रिटायर कर गए। इसके बाद सरकार ने उनको 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बहाल किया। तो 2014-15 तक वो यहाँ रहे। इसके बाद उनका अनुबंध समाप्त हो गया। उस दिन से जो स्थिति इसकी गड़बड़ हुई, आज तक वही चल रहा है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को आशीर्वाद यात्रा नहीं निकालनी चाहिए। पशुपति पारस ने कहा कि श्रद्धांजलि सभा होनी चाहिए और चिराग पासवान का कर्मभूमि जमुई है, इसलिए पशुपति पारस ने चिराग पासवान को सलाह दी है कि वो जमुई से यात्रा निकालें। अरे यार कोई विवाद नहीं है, एक ही उद्देश्य है पासवान जी के जब वही बना रहे हैं। सर इसके बहाने अरे यार कोई विवाद नहीं है, एक ही उद्देश्य है पासवान जी के जब वही बना रहे हैं। सर इसके बहाने पूर्णिया में आपराधिक घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार रात नगर थाना के झील टोला में पेट्रोल पंप के एक मुंशी को अपराधियों ने चाकू मार दिया और उनके पास से 30,000 रुपए और बाइक लूट लिया। घायल मुकेश सिंह गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती हैं। मुकेश सिंह की पत्नी लवली सिंह ने कहा कि मुकेश सिंह पेट्रोल पंप से अपने घर लौट रहे थे और तभी घर के पास ही बाइक सवार 2 अपराधियों ने पीछा कर मुकेश सिंह के चेहरे पर चाकू से 3 वार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद अपराधी लूट कर फरार हो गए। पेट्रोल पंप से घर आ रहे थे, उसी रास्ते में जो है इसका बाइक भी छीन लिया। 30,000 रुपया था कैश, वो भी छीन लिया। कौन सी है? बदमाश। कहाँ पर हुआ? मतलब घर का आसपास में ही हुआ है। कितने की संख्या में अपराधी? जी कितने की संख्या में अपराधी? 2 था। चाकू भी मारा? चाकू भी मारा। कहाँ पे लगा चाकू? मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक, गाल पे भी लगा है, नाक भी काट लिया, आँख के ऊपर भी लगा है। किस जगह की घटना ये? जी किस जगह की घटना है? रिकाबगंज में पड़ता है, झील टोला के नगर थाना में। जी के नगर। पुलिस आई थी? जी नहीं, अभी तक नहीं आई। नहीं। आप लोग कब लाया है? मोकामा नगर थाना क्षेत्र की सकरवा टोला सूर्य नारायण गंगा घाट से 2 मासूम की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची मोकामा पुलिस ने दोनों मासूमों की लाश जब्त कर गहन तफ्तीश शुरू कर दी। आशंका है कि दोनों मासूम की लाश गंगा नदी में बहकर मोकामा पहुंच गई, जब मासूम की शव के बाद जानकारी हासिल करने की कवायद इस वक्त की जा रही है। खबर दानापुर के बिहार अचीवमेंट सेंटर से है, जहां की अखौरा सिनेमा हॉल में बीआरसी के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन मरणोपरांत मेजर अशोक कारंत को मिले शौर्य चक्र को उनके परिजनों द्वारा बीआरसी को सम्मान भेंट करने के लिए रखा गया था। इस कार्यक्रम में उनकी मामी अभिनव चोपड़ा ने 3 बिहार बटालियन के मेजर अशोक कारंत को 27 जनवरी 1967 को मरणोपरांत प्राप्त हुआ शौर्य चक्र को बीआरसी के कमांडेंट आलोक खुराना और कर्नल वनीत के हाथों ससम्मान भेंट दिया गया। इस मौके पर दंडपाल कर्नल सुनील कुमार समेत बीआरसी के अधिकारी मौजूद थे। कि जो शहादत मेजर आनंद ने दी थी, उनका वो एटलीस्ट उनके घर पहुंच गया है शौर्य चक्र। और ये मेरे पति जो आमडकोर में थे, स्वर्गीय हैं अब अभिनव चोपड़ा, उनकी दिली इच्छा थी, क्योंकि वो भी फौजी थे तो उनको पता है कि इसकी कीमत क्या होती है। और सबसे बड़ी बात है, ये प्रोत्साहित करेगा आगे भी बिहार रेजिमेंट के सैनिकों को कि जो देश के प्रति उनका सर्वोच्च उनकी ड्यूटी है, कर्तव्य है, जैसे मेजर आनंद ने निभाया तो वो भी आगे इसको निभाते रहेंगे, प्रेरणा देता रहेगा। एक ये हमारा
नालंदा के दीपनगर थाना के इलाके की ऊकनामा गांव में सीआरपीएफ के जवान मंटू पासवान का शव गांव पहुंचते ही ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। पिछले 1 साल से ब्लड कैंसर होने के कारण उनका इलाज दिल्ली के मेदांता अस्पताल में चल रहा था। इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। मेनका हॉस्पिटल गुड़गांव में चला था कुछ दिन पहले, और फिर पिछले बार इसका जो कैंप है 84 वो बटालियन ने बहुत मदद किया, कर्नल ने भी बहुत मदद किया, और उसके बाद फिर ये 3-4 दिन से आईसीयू में भर्ती था और अचानक इसकी डेथ हो गई। और वही बॉडी पटना सुबह 4 बजे पटना किशनगंज अस्पताल रोड स्थित माडौर मेडिकल हॉल में दवाइयों की एक्सपायरी डेट में बदलाव का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो के मुताबिक कैडिला कंपनी की दवाइयों पर रैपर में की गई 2021 की जगह मामूली स्टिकर लगे हुए हैं, जिससे एक्सपायरी डेट बढ़ाकर 2022 हो गई है। दवा दुकानदार ने इस लापरवाही के लिए कंपनी को जिम्मेदार ठहराया। वहीं जानकारों के अनुसार इस घटना के पीछे किसी बड़े रैकेट का हाथ होने की संभावना है। मामले पर कार्रवाई करते हुए किशनगंज सिविल सर्जन ने जाँच के आदेश दिए हैं। आप लोग जानते हो कि हमारा ये सीमांचल का इलाका, एजुकेशन की कम कमी, यहाँ पे क्या होता है कि सर में दर्द भी होगी तो डॉक्टर के पास जाओगे तो वो पेट के दर्द की दवाई भी दे देगा, तो उस पर भी विश्वास करके लोग खा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग इतना ध्यान नहीं देते कि कौन सी दवाई है, कौन सी है, कैसे है। तो ऐसा हुआ है कि वो दवाई के ऊपर जो लेवल है उसके नीचे जब ऊपर से किसी ने आदमी ने देखा तो उसके ऊपर जो फाड़ा गया तो उसके नीचे डेट एक्सपायर थी। मैं चाहती हूँ कि इसकी जिम्मेवारी आखिर कौन लेगा अगर किसी को कुछ हो जाता है। कितनी जनसंख्या इस दवाई को खा रही है, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि अभी महामारी का माहौल चल रहा है। कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, जिस तरह की दवाई भी दी जाती है तो लोग खा रहे हैं, क्योंकि अपनी जान से ऊपर किसी को कुछ नहीं है। मेडिकल के बारे में पता चला केरला कंपनी की कोई दवा है जिसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट के ऊपर 2022 लिखा हुआ है, अंदर में 21 लिखा हुआ, वह मात्र मैन्युफैक्चरिंग 2020 का है। 6 महीना में कोई दवा जनरली एक्सपायर नहीं होती है, लेकिन फिर भी वह जो प्रिंट किया हुआ है मैन्युफैक्चरर की अनुमति से ही उसको किया जा सकता है चेंज। उसका इंक्वायरी हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल जो पूर्णिया का है, जहाँ तो कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।